जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू हो जाएंगे। तैयारी जोरों शोरों पे है सारे स्टेट्स में। तो मैंने अपने चैनल रमेश सहरियार पे पहले 12 वीडियो डाले हुए हैं, आप लोगों ने देखे हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने साथी दोस्तों को उसको भेजें, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड सारे वीडियो मैंने डाले हैं इस पे। ये आज का जो टॉपिक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नया सेक्शन धारा 111 और धारा 112 भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है, जो आईपीसी के बदले जो नए कानून आए हैं। उसमें पहले आईपीसी में कोई भी ऐसी धारा नहीं थी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे जब एक्शन लेना होता था तो दिल्ली के अंदर में मकोका के अंदर में हम लेते थे, गुजरात में भी गुकोका करके है कानून, उसके हिसाब से लेते थे। तो मकोका के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजन थी, उसमें पुलिस ऑफिसर को क्या करना होता था कि इसमें अप्रूवल लेना होता था ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से अप्रूवल लेके, और एसीपी उसमें इन्वेस्टिगेशन करते थे। तो काफ़ी मुश्किलात रहते थे उसके अंदर में, क्योंकि लेकिन अब जो देश के अंदर में जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ रहे हैं, गैंग की एक्टिविटीज बढ़ रही है, उनको कर्व करने के लिए ये जरूरी था आज के समय में कि एक ऐसी धारा लाया जाए जिसको कि पुलिस स्ट्रिंजेंटली नहीं, इजीली इसको अप्लाई कर सके। तो धारा 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और धारा 112 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के अंदर में। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके अंदर में सजा अगर देखेंगे तो जहां डेथ काउज होता है वहां डेथ की सजा है, और मिनिमम जो पेनल्टी है वो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। और उसी प्रकार सेकंड वाले प्रोविजन में है कि मिनिमम तो 5 साल की है सजा, और लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकती है सजा, और 5 लाख तक का जुर्माना है अगर बाकी जो ऑफेंसेस जिसमें कि डेथ कॉज नहीं हो रहा है किसी का। तो इसमें मोटा मोटी समझने वाली जो बात है दोस्तों कि किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन, इलिसिट गुड्स, प्रोस्टिट्यूशन, रैंसम, ये सारे के सारे जो अपराध हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम श्रेणी के अंदर में कवर किए गए हैं। तो दूसरा, अगर हम पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें 112 की, तो इसके अंदर में थेफ्ट, स्नैचिंग, चीटिंग, टिकट जो ऑन साइड सेलिंग ऑफ द टिकट होता है, बेटिंग, गैम्बलिंग, क्वेश्चन पेपर जो आज के डेट में जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर बेचे जा रहे हैं, काफ़ी नीट वाले में काफ़ी हो हल्ला हो रहा है, एंड एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्ट। तो ये दोनों को कवर करें, यानी अगर देखें दोनों धाराओं को मिला करके तो कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं बच जाता है जिसमें कि कोई अपराधी संगठित तौर पे अपराध कर रहे हों और वो बच सकें। तो धारा क्लियर है। 112 में पनिशमेंट देखें दोस्तों तो मिनिमम 1 साल की सजा है और मैक्सिमम 7 साल तक की सजा हो सकती है, और इसके अंदर में जो फाइन है वो 5 लाख रुपए तक का फाइन का व्यवस्था किया गया है। सिर्फ तो इसमें मेन जो समस्या आ रही दोस्तों, ये तो कानून में लिखा हुआ है कि क्या है कैसे है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, क्या पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऐसा होगा कि कोई स्नैचिंग है, स्नैचिंग करते हुए कोई दूसरा आदमी साथ में बैठा हुआ है, तो क्या हम धारा 304 स्नैचिंग के लिए जो नई आई है तो उसके साथ में क्या हम धारा 112 भी लगा देंगे? तो ये सारे कंफ्यूजन है लोगों के अंदर में, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की देखें तो इसमें समझने वाली बात है कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डिफिनेशन नहीं दी है, तो वो जो डिफिनेशन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में दी गई है वही पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हमें कैरी फॉरवर्ड करना होगा, और द सेम क्राइटेरिया को हमें पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी फॉलो करना होगा। तो क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? क्राइटेरिया देखेंगे आप, 2 चार्जशीट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेंस हो जाना चाहिए, 3 साल या 3 साल के ऊपर की सजा वाला चार्जशीट होना चाहिए, 10 साल तक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकला कि ऐसा ऑफेंस जिसमें कि 3 साल या 3 साल के ऊपर का सजा है, वैसे में अपराधी या अपराधी सिंडिकेट
अपराधी एक पार्टिकुलर बात नहीं हो रही, सिंडिकेट की बात रही, आगे मैं समझाऊंगा सिंडिकेट ABCD से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो चार्जशीट 2 होनी चाहिए। कब? पिछले 10 साल। तो पिछले 10 साल कब देखेंगे? अगर कोई तीसरा ऑफेंस हो रहा है, यानी कि ऑन थर्ड ऑफेंस, अगर हम कोई ऑफेंस होता है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पता चलता है कि ये बंदा जिसको हमने पकड़ा है ये किसी सिंडिकेट के लिए काम कर रहा है, और इसके सिंडिकेट के खिलाफ, इसके खिलाफ अगर नहीं भी हो चार्जशीट, इसके सिंडिकेट मेंबर के खिलाफ पिछले 10 सालों के अंदर 2 चार्जशीट लग गई है, उस चार्जशीट में कॉग्निजेंस सिर्फ चाहिए दोस्तों, अगर वो डिस्चार्ज हो गया है, अगर वो एक्यूट हो गया है, या वो केस पेंडिंग ट्रायल है, या केस किसी भी प्रकार का है, वो सिर्फ चार्जशीट फाइल होनी चाहिए सिंडिकेट के खिलाफ, और उसके ऊपर में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या है? 3 साल के ऊपर के सजा का चार्जशीट, 2 चार्जशीट होना चाहिए, ऐसा चार्जशीट, और नॉट ओनली द कि भाई उस आदमी के खिलाफ ही हो जिसको हमने पकड़ा है, उसके सिंडिकेट के खिलाफ होना चाहिए। उसको समझने के लिए बात आएगी दोस्तों, ABCD फॉर्मूला से समझना होगा। मान लिया जाए एक सिंडिकेट है, वो काम कर रहा है, उसमें 4 लोग काम करते हैं, A, B, C और D। ए लीडर है, ये लीडर जो है किसी भी प्रकार के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो इंस्ट्रक्शन देता है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा डायरेक्ट दर्ज नहीं है। अब क्या होता है कि 2016 में जो गैंग का मेंबर बी है उसके खिलाफ एक चार्जशीट लगी थी जिसमें कि वो एक्यूट हो गया है, ठीक है। उसके बाद 2018 में एक चार्जशीट लगी थी सी के खिलाफ, जो कि चार्जशीट लगी थी 2018 में, वो भी डिस्चार्ज हो गया है। लेकिन डिस्चार्ज कब हुआ, एक्यूट कब हुआ? जब उसके ऊपर कॉग्निजेंस हो गई तभी हुआ। इसका मतलब हुआ कि सिंडिकेट का मेंबर बी और सी के खिलाफ में 2 चार्जशीट हमें मिल गई है। हम कब मिली है? जब डी ने ऑफेंस किया है, कमिट किया है ऑफेंस, और 15 जुलाई, मान ले हम एक डेट पकड़ लेते हैं, ये हम लागू कब कैसे कर पाएंगे? ये हम लागू कर पाएंगे 1 जुलाई के बाद, तो 15 जुलाई को उसने ऑफेंस किया। अब लोग कहेंगे कि भाई आप 2016-18 के केसेस को क्यों ले रहे हो, ये तो केसेस बाद पहले के हैं, कानून तो बाद में आई है। नहीं, तो कानून बाद में आई है, लेकिन क्राइटेरिया फुलफिलमेंट की सब बात हो रही है। ऑफेंस, थर्ड ऑफेंस, सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो चुका है, थर्ड ऑफेंस होने पे आप 15 जुलाई को ऑफेंस हुआ है, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि डी जो है एक सिंडिकेट का मेंबर है जिसमें ABCD मेंबर हैं, ए लीडर है, और बी के खिलाफ में एक चार्जशीट 2016 में है, सी के खिलाफ में एक चार्जशीट 2018 में है, और डी ने कमिट कर दिया ऑफेंस। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि ये सिंडिकेट का मेंबर है, ये जो काम करे, जैसे सपोज कर लें एक गैंग है, कोई किलिंग कर रहा है, कोई लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो वो हर मेंबर अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो एक सिंडिकेट के तौर पे काम करते हैं। जैसे नीरज बबाना गैंग हो गया, या फिर तो आपका एक विदेश में बैठे हुए हैं वो सब गैंग हो गए। तो उन सारे गैंग के लोगों को अगर आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ कर दिया कि ये एक गैंग मेंबर, सिंडिकेट के मेंबर है, तो इस क्राइटेरिया में बेशक डी को आपने थर्ड ऑफेंस में पकड़ा है, डी के खिलाफ 2 चार्जशीट पहले से नहीं है, लेकिन सिंडिकेट के खिलाफ भी अगर चार्जशीट है, तो आप इनको इस जो थर्ड ऑफेंस हुआ है, मान लिया थर्ड ऑफेंस इसने बंदे ने आपका रॉबरी का किया हुआ है, तो रॉबरी के ऑफेंस में मुकदमा दर्ज करते हुए जब तफ्तीश करेंगे थर्ड ऑफेंस का, तो बी और सी की चार्जशीट को पिक्चर में लेके आएंगे, और आप उसके अंदर में धारा 111 लगा सकते हैं सेफली। उसी मुकदमे की तफ्तीश के दौरान धारा 111 लगाएंगे कि हमारे को इस तरीके के फैक्ट है। अलग से आपको कोई मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने इन्वेस्टिगेशन में ये बात को एस्टेब्लिश करनी है कि डी विच हैज बीन अरेस्टेड is member of the syndicate of ABCD and all are working। तो ये जो जो धारा 111 और 112 है, ये एक किसी पार्टिकुलर पर्सन के खिलाफ नहीं लगता है, सिंडिकेट के खिलाफ लगता है। अब सिंडिकेट में कौन कौन शामिल हो सकता है? सिंडिकेट में आप देखेंगे कि अटेम्प्ट करने वाला, कंस्पायर करने वाला, फैसिलिटेट करने वाला, अगर सिंडिकेट का सिर्फ मेंबर है वो भी हार्बर कर रहा है, यानी छुपा रहा है। छुपाने में एक चीज ध्यान रखेंगे कि हस्बैंड वाइफ
हस्बैंड के लिए वाइफ को के खिलाफ नहीं होगा। अगर वाइफ हस्बैंड को उनको वाइफ छुपा रही है तो, और वाइफ को हस्बैंड छुपा रही है तो वो उसके लिए वार्ड है, वो पहले ही वार्ड था। तो हार्बर कर रहा है वो पोजेस, कोई प्रॉपर्टी है उस, कोई प्रॉपर्टी अगर किसी ने परचेज किया है, सिंडिकेट ने किसी और के नाम से, तो उसके नाम, जिसके नाम से परचेज किया है वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। और किसी भी टाइम को कोई प्रॉपर्टी पोजेस किया हो किसी ने, वो भी शामिल हो जाएगा। सजाएं उनकी अलग अलग डिफाइन की हुई है, पोजीशन वाले का, हार्बर करने वाले का अलग अलग डिफाइन की, वो आप किताब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए क्या सजा है। बेसिकली आपको ये बात समझना है कि ऑल विल बी रोप्ड आउट, इसके लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। इन्वेस्टिगेशन में आपको एस्टेब्लिश करना होगा कि ये गैंग के मेंबर है। वो आप कैसे करेंगे? आपके पास जो टेक्निक है पुरानी, सीडीआर है, एक मुकदमेवार है। मुकदमेवार कैसे हो सकता है? मान लीजिए जैसे मैंने तो ए का बी को कहा, सी को कहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए बी एक मुकदमे में हो, बी सी दूसरे मुकदमे में हो, सी डी तीसरे मुकदमे में हो, मुकदमेवार रहे हो और पहले से मुकदमे दर्ज हो, तो उसको भी आप इजिली पिक्चर में लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही चार्जशीट हो, 2 से ज्यादा चार्जशीट हो सकते हैं, 5 चार्जशीट हो सकते हैं, 10 चार्जशीट होते हैं। बड़े बड़े गैंग मेंबर होते हैं, उनके खिलाफ तो कई मुकदमे होते हैं। तो आप उन सारे को पिक्चर में ला करके गैंग को एस्टेब्लिश कर देंगे, सिंडिकेट को एस्टेब्लिश कर देंगे। आपने इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब करेंगे दोस्तों, तो आपको एक नया हथियार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया है, धारा 107 BNSS। ये धारा 107 BNSS डालने के पीछे जो मेन वो था दोस्तों कि मकोका के अंदर में प्रॉपर्टी सीज करने की पावर थी और फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी थी, वो धारा 107 के अंदर में लेके आ गए, क्योंकि चूंकि ऑर्गेनाइज क्राइम को BNS के अंदर में लेके आ गए। तो ये 107 सभी प्रकार के क्राइम में है कि फॉर पिक्चर ऑफ द प्रोसीड ऑफ क्राइम की बात करता है। तो अगर ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर हमने बुक किया है किसी और सिंडिकेट को, तो तमाम प्रॉपर्टी आगे पीछे की जितनी भी हैं पिछले 10 साल में जिसने एक्यूआर करी हुई है, सारी प्रॉपर्टियों को हम पिक्चर में लेके आ सकते हैं और उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर मूव कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा जो भी सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर साहिबान है, धारा 111, 112 और 107 को क्लब कर करके इस्तेमाल करना सीखें और इसको पढ़ें धारा को अच्छी तरीके से। तो जो मेन समझने वाली बात है दोस्तों, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि आप जैसे मकोका था, मकोका में हम प्रपोजल चलाते थे 2 चार्जशीट के लिए और अप्रूवल लेकर के हम मुकदमा सेपरेट दर्ज किया करते थे मकोका के अंदर में। इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको 2 पहले से चार्जशीट होनी चाहिए और तीसरा सब्सिक्वेंट ऑफेंस होना चाहिए। अगर थर्ड सब्सिक्वेंट ऑफेंस नहीं होता है दोस्तों, तो आप उसको ऑर्गेनाइज क्राइम में बुक नहीं कर सकते। तो आपको थर्ड सब्सिक्वेंट ऑफेंस की जरूरत है सिंडिकेट के खिलाफ। तो थर्ड सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर सिंडिकेट कर रहा है और 2 पहले से चार्जशीट है, तब आप इसको चार्जशीट मकोका में कर पाएंगे। अब आती है बात दोस्तों कि पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर में भी क्या वैसे ही करेंगे? तो बिल्कुल आपको यही सेम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्नैचिंग कर रहा है और पीछे बैठा हुआ आदमी को, आपने 2 आदमी है तो आपने चूंकि गैंग हो गए लिहाजा हमने उसको धारा 112 लगा दिया। नहीं लगा सकते दोस्तों। पहले मेरी भी अंडरस्टैंडिंग इसी प्रकार की थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जब हमने वो लेक्चर अटेंड किया सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली, तो वहाँ पे बहुत क्लैरिफिकेशन दी गई और उसमें जो बातें निकल के आई है दोस्तों, वही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो अब मुझे लगता है कि जो ये धारा 111 और 112 ऑर्गेनाइज क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में आप सब लोगों का फंडा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर फंडा किसी का क्लियर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, तो वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। साथ साथ मेरा जो चैनल है रमेश सहरियार, उस पे जाकर के आप लोग रमेश सहरियार चैनल पे जाकर के आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, SAHARIYAR, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें। मेरा मोबाइल नंबर है 9871009070। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार की और कोई समस्या आती है नए कानून से रिलेटेड, तो जरूर डिस्कस करें। हम लोग आपस में उसको पढ़ करके समझ करके हम इसको इस सारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।